Hello students, I am Sajan Bhardwaj and today I am with you with a new topic of our syllabus, and the name of the topic is atmospheric refraction. This topic is present in the lesson number 11, Human Eye and Colorful World. We have so many videos already prepared on the same chapter, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा है, ग्लास स्लैब पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद डिफ्रैक्शन पढ़ा, आई के डिफेक्ट्स पढ़े, आई का स्ट्रक्चर पढ़ा। ये सभी वीडियोस पहले प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, नेम सिंपल है सज्जन भारद्वाज, वहां से सर्च करिए और पहले उन वीडियोस को देख करके फिर इसकी कनेक्टिविटी बनाइए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कम टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेटा रिफ्रैक्शन वर्ड आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। जब भी हम ये पर्टिकुलर वर्ड लिखते हैं तो इमीडिएटली अब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग का मतलब लाइट किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? शाबाश, इन द फॉर्म ऑफ रेज। रेज मींस वेरी स्ट्रेट, दे नेवर डेविएट विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। जब तक उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है वो डेविएट नहीं होती। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हैज ए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। तो लाइट हमेशा इस तरह से ट्रेवल करना चाहती है जब तक आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट आप बच्चों ने पढ़ लिया है, जैसे मीडियम चेंज होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट एंटर करती है तो लाइट का जो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। पढ़ लिया नहीं? याद आया? ग्लास स्लैब में भी सेम चीज थी। ग्लास स्लैब में आप बच्चों ने इस तरह से पढ़ा, इफ इट इज ए लाइन मींस रे ऑफ लाइट। अब अगर ग्लास स्लैब यहां नहीं होता तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, लाइक दिस। बट यहां मीडियम चेंज हो गया, ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है बेटा? रेयरर मीडियम। क्योंकि एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो ग्लास की कंपैरिजन में, ये आपका ग्लास है तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होगा आपको, दो वेलोसिटीज का भी रेशियो होता है और साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है। अब यहां पर ये रे सीधी जाने के बजाय यहां बेंड हो जाएगी। अगर यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस, तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी। सीधी जाने के बजाय इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये बाहर निकलेगी तो इट गोज अवे एंड बिकम्स पैरेलल। ये आप बच्चों ने ग्लास में पढ़ा था। प्रिज्म के केस में आप बच्चों ने क्या पढ़ा था? अगर ये प्रिज्म रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल, इट इज एन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट, परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर स्ट्रेट एंटर करेगी, इट विल बेंड ओवर हियर एंड अगेन इट विल बेंड लाइक दिस। अब लाइट का पाथ तो ये वाला था, दिस वन, इट वाज द पाथ, बट वो बेंड हो गई है। किस वजह से? प्रिज्म की वजह से। प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। अभी हमने क्या पढ़ना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर पर आ जाइए, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। एटमॉस्फेयर के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर इज व्हाट? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इट इज एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। हमारी अर्थ के चारों ओर गैसेस का एक एनवेलप है। अगर हम अर्थ को इस तरह से ट्रीट करें, से दिस स्फीयर इज अर्थ, अब इसके सराउंडिंग में ये हमारे पास एक मैं लेयर बना रहा हूं, एक और बना दी इस तरह से, एक और बना देंगे लाइक दिस, और एक और बना दीजिए लाइक दिस। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं। इधर चाहे तो कंप्लीट कर लीजिए, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अलग अलग लेयर बनाई है, इट इज कंप्लीट एटमॉस्फेयर। फिर आप कहेंगे सर अगर एक एटमॉस्फेयर है तो आपने लेयर्स क्यों बनाए? देयर इज ए लॉजिक, देयर इज ए रीजन। आप बच्चों ने ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा अभी तक कि एटमॉस्फेयर इज एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, बट दिस एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ गैसेस। यानी अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए तो पूरे एटमॉस्फेयर में एयर की थिकनेस एक बराबर नहीं है। देयर इज ए
वैरायटी, देयर आर वेरिएबल रीजन्स, अलग अलग एरियाज हैं जिसके अंदर डेंसिटी वेरी करती है। कैसे करती है? यहां पर अर्थ के बिल्कुल पास, ये हमारी अर्थ है, क्लोजेस्ट टू अर्थ द डेंसिटी ऑफ द गैसेज इज मैक्सिमम। हमारे एस्ट्रोनॉमर लोग ये कहते हैं कि लगभग 75% टोटल एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो इस जोन में ही प्रेजेंट है। एंड द नेम ऑफ दिस जोन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, TROPO, ट्रोपोस्फियर, ये इस जोन का नाम है। ये जोन बेटा आपका अर्थ के सरफेस से, हम जहां रहते हैं हमारा अर्थ सरफेस है, यहां से अबाउट 10 किलोमीटर हाइट तक ट्रोपोस्फियर, राइट। ट्रोपोस्फियर मतलब इसको आप ट्रोपोस्फियर मान लीजिए कि ये वाली जो जोन है ये ट्रोपोस्फियर है पूरे का पूरा। क्लियर हो गया? अब 10 से ऊपर जाएंगे, ये 10 किलोमीटर मान लें एक सेकेंड के लिए, तो ये अगली जो रेंज है हमारे पास 10 to 50, लगभग 50 किलोमीटर तक। इस रेंज का नाम है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। और इस पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी अंदर के मुकाबले में कम हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर और अगले हिस्से में जाएंगे, इस हिस्से में जाएगा, इट इज कॉल्ड मेसोस्फियर। एक और नाम नया आ गया हमारे पास। इसे और बाहर वाले में आते हैं, इसमें आते हैं, तो इसका पर्टिकुलर नेम है थर्मोस्फियर। क्या नाम रहेगा? थर्मोस्फियर। और सबसे बाहर वाले में चले जाएंगे, इट इज एक्सोस्फियर। कुछ बुक में वेरिएशन भी मिल सकता है, आइनोस्फीयर वगैरह भी लिखे होते हैं। आइनोस्फीयर मतलब जहां पर गैस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट मेन हमारे पास ये रहता है। ये सब कुछ बताने के लिए यहां साइंस में इसका नीड नहीं है, लेकिन इसका रोल है, इसलिए बताना जरूरी है। अब ये हमारे पास सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम अंदर वाला, ये उससे कम डेंसर है, इसका मतलब इसके मुकाबले में ये रेयर हो गया। आगे वाले में जाएंगे तो डेंसिटी और कम हो गई, तो ये और ज्यादा रेयर हो गया, और ज्यादा रेयर हो गया, और ज्यादा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब बाहर से किसी भी स्टार से, मान लीजिए हमारा एक स्टार है, सन है आपके पास, सबसे बड़ा स्टार है, जो लाइट आएगी आपके पास सन की तरफ से, इसका मतलब जो सन की तरफ से लाइट आएगी वो पहले एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेगी, यानी रेयर मीडियम को, फिर डेंसर में, फिर डेंसर में, फिर डेंसर में, फिर डेंसर में। तो इस तरह से लाइट की जो रेज आती हैं वो अपने पाथ को बदल लेती है। दिन में आपको ऐसा कभी नहीं लगता। ये हम देख पाएंगे मॉर्निंग और इवनिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उससे पहले एक दूसरी चीज समझते हैं, फिर वो जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ इट इज ए स्टार अदर देन सन, बिकॉज सन बहुत बड़ा स्टार है और हमारी अर्थ के बहुत क्लोज है, इसलिए इसकी ब्राइटनेस हमें जब भी देखते हैं तो उस मोमेंट पर बदलते हुए नहीं दिखती। हाउएवर मॉर्निंग इवनिंग में कम लाइट होती है, आप सब जानते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट आप देखेंगे तो कभी आपको नहीं लगेगा कि सन कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया। कभी लगा ऐसा? नेवर। और इस तरह छोटा बड़ा होना या अपनी पोजीशन चेंज करना, इसके लिए एक वर्ड बोलेंगे अभी हम, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर बताऊंगा क्या वर्ड, आप समझ गए होंगे। नाउ इफ इट इज ए स्टार, अगर ये आपके पास एक स्टार है, ठीक है। इफ देयर वाज नो वैरायटी ऑफ डेंसिटी, तो यहां से स्ट्रेट लाइन आकर के और यहां पहुंच जाते। इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, नो बेंडिंग, बट आप सब बच्चों को पता है, क्या पता है कि इस स्टार से जो लाइट आएगी हमारे पास, वो लाइट जैसे एक लेयर को क्रॉस करके नेक्स्ट में एंटर करेगी, रेयर टू डेंसर। दोबारा देखो, ये आपके पास रेयर है, ये डेंसर है। रेयर टू डेंसर एंटर करते इट बेंड्स, ये बेंड हो गई है। किधर बेंड हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मींस देयर इज डेविएशन इन द पाथ। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी यहां तक स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट ले आएगी।
यहां लाने के बाद ये थोड़ा सा लिटिल बेंड होगी लाइक दिस, अगले को क्रॉस करेगी तो और बेंड हो जाएगी, यानी यहां पर इफ समबडी इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ऊपर वाले को भूल जाइए, इसकी जरूरत नहीं हमें, इफ समबडी इज स्टैंडिंग ओवर हियर, उसके लिए जो स्टार है, इस स्टार से लाइट आ रही है, बट ये पाथ यहां पर क्योंकि इस मीडियम में सीधी लाइट है, सीधी रे है, तो ही विल फील लाइक दिस दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, कि ये स्टार वहां ना होकर के ये स्टार यहां पर है। दिस इज द एक्चुअल पोजिशन, actual position of star, and this one is apparent position of star. apparent का मतलब होता है appear होती है, appear से वर्ड apparent बना है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये appear होती है, it is not actually there। याद करो bending of light, broken pencil, अगर आप बच्चों को याद आए कि अगर आपके पास ग्लास है और इसमें वाटर लेवल है, तो ध्यान करिए हमने एक पेंसिल डाली थी जब एक्टिविटी करवाई, एंड पेंसिल वाज लुकिंग लाइक दिस एट द जंक्शन ऑफ टू मीडिया, पेंसिल वाज लुकिंग ब्रोकन। क्या वास्तव में टूटी हुई थी? नो, इट वाज जस्ट अपीयरिंग। तो जैसे वहां अपीयरिंग हो रही थी उसी तरह ये स्टार अपीयर हो रहा है। नाउ इट इज द एक्चुअल पोजिशन, बट स्टार लुक्स ओवर हियर, यानी स्टार की पोजिशन ऊपर चलेगी, बट वो फिर से हम कहेंगे क्या ये परमानेंट है? नो, इट इज नॉट परमानेंट। क्यों नहीं है? बिकॉज आवर एटमोस्फेयर इज नॉट परमानेंट। क्या एटमोस्फेयर में चेंजेस कंटिन्यू नहीं होते रहते हैं? समटाइम मॉर्निंग में ब्राइट सन है, कुछ देर बाद पता लगा क्लाउडी हो गया, कभी स्टॉर्म आ गया, हवाएं तेज हैं, कभी स्नोफॉल हो रहा है, कभी टेम्परेचर लो, कभी हाई। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस, लगातार ही बदलता रहता है। और लगातार अगर ये बदलता रहेगा तो यहां की डेंसिटी बदलती रहेंगी, ठीक है? और डेंसिटी बदलने की वजह से जो सन स्टार से आने वाली जो लाइट होती है बेटा, वो लगातार आपको एक अमाउंट में नहीं मिलेगी। समटाइम इट विल कम मोर, जब लाइट ज्यादा आ रही होगी स्टार विल लुक अपीयर बिग, और जब इसे लाइट कम आएगी इट विल अपीयर स्मॉल। तो एक बार आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, एक बार आपको छोटा दिखाई दे रहा है, बिग एंड स्मॉल। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली गोज ऑन, एंड ऑल्सो यू कैन से द चेंज इन पोजिशन, शिफ्टिंग इन पोजिशन। दिस एंटायर प्रोसेस, जिसमें उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है या उसकी जो पोजिशन है वो हमें फ्लैक्चुएट होती है फील हो रही है। क्या? फ्लैक्चुएट, मतलब समटाइम अप समटाइम डाउन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर पोइम। कौन सी पोइम थी आपकी? ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लिटिल स्टार। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मीन्स स्टार डू नॉट अपीयर फिक्स्ड इन देयर शेप, in their brightness and in their position। ठीक है? उनकी पोजीशन और ब्राइटनेस बदलती हुई दिखेगी धीरे धीरे, ये नहीं कि इतना तेजी से जैसे हाथ हो रहा है, हल्का हल्का उनमें बदलाव दिखेगा। इट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ट्विंकलिंग किसकी वजह से हुई? एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट आती या नहीं आती? एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब लाइट स्ट्रेट ना करके अपनी पोजीशन चेंज करके आ रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके आ रही है। आ रही थी यहां से, दिखाई दे रही है यहां से। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये ट्विंकलिंग समझने के बाद हम सन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज सन इज अगेन ए स्टार, हालांकि थोड़ा बड़ा है, बट मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में सन भी ये प्रोसेस शो कर सकता है अलग तरीके से। कैसे? एक बार इसको इरेज करते हैं। अब हमें एटमॉस्फेयर की सभी लेयर्स की जरूरत नहीं है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ यू कैन सी, इफ आई अगेन राइट E for Earth here, these are the atmospheric layer, and if I draw a straight line like this, इसको मान लेते बेटा ईस्ट डायरेक्शन है, और इधर हम मानेंगे वेस्ट डायरेक्शन। नाउ अभी थोड़ी देर पहले एक स्टार आपका यहां बना हुआ था, एंड इट वाज लुकिंग
अप पर थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया, उसकी पोजीशन चेंज दिखाई दे रही थी, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। यानी एटमॉस्फेयर के थ्रू उसकी लाइट आई। सन की लाइट किसके थ्रू आएगी? एटमॉस्फेयर के थ्रू। यस और नो? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे उस प्लेस का नाम बताएंगे जहां पर अगर आप चले जाएं और आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व ना करें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, यू हैव टू नेम द प्लेस वेयर यू विल नॉट ऑब्जर्व द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इफ यू गो टू समवेयर एल्स, मर्जी आपकी, आप कहां जाएंगे? देयर कैन बी द मल्टीपल आंसर्स, और आंसर्स के नाम पर यस, लास्ट वीडियो में जो आप बच्चों ने आंसर्स किए, मजा आ गया। देयर वर लॉट ऑफ आंसर्स। सम स्टूडेंट राइट CD। अगर एक CD हम लेते हैं, CD के ऊपर लाइट फॉल करते हैं, और आप सब बच्चों को पता है CD का सरफेस बहुत स्मूथ होता है, तो जैसे लाइट फॉल करती है, CD को थोड़ा सा दाएं बाएं करिए, इट विल गिव यू द लुक ऑफ रेनबो। ठीक है? अगर सोप के बबल्स आपके पास हैं, दे कैन गिव द अगेन शेप ऑफ रेनबो, कलर्स ऑफ रेनबो। तो आपसे क्वेश्चन यही किया गया था कि प्रिज्म के अलावा आप कुछ चीजों को बताइए, तो देयर आर मल्टीपल आंसर्स एंड सो मेनी स्टूडेंट राइट। सैल्यूट टू योर एंथुसियाज्म, थैंक यू। अब हमारे पास ये अर्थ है। अब अर्थ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाली जो लाइन है जहां पर हम मान के चलते ऊपर स्काई है और अर्थ कहीं दूर जाकर के मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड होराइजन। होराइजन पर मॉर्निंग में आपको सन रेज होता हुआ दिखाई देता है, ये मानते हैं ना? ओरिजिन जो बोलते हैं, कई लोग होराइजन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। दैट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द सन राइजेस अप। अब सन आपका अभी यहां पर है, इट इज सन, बट स्टार ऊपर दिखाई पड़ते हैं एंड इट इज अगेन ए स्टार। इट इज द एक्चुअल पोजिशन, बट स्टार मीन्स सन अपीयर्स ओवर हियर। यहां की बजाय यहां दिखाई देता है। एक्चुअली यहां से यहां आने में इट विल टेक स्टिल 2 मिनट्स। इसको अभी 2 मिनट लगने हैं, बट इट अपीयर्स 2 मिनट बिफोर। और सन अगर अपीयर हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? सनराइज। टाइम से पहले हो गया, सो इट इज कॉल्ड अर्ली सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। If there was no atmospheric refraction, there were no such type of variation. फिर आपका एग्जैक्ट टाइम पर दिखाई देता। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दोबारा क्लियर करिए, इट इज स्टिल बिलो। अगर मैं अपने हाथ को होराइजन मानो, और मेरे पास तो पेन ही होता है हमेशा हेल्प करने के लिए, ये अगर सन मान ले, इट इज स्टिल देयर, नीचे है अभी, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स अप and it will take 2 minutes to come there. 2 मिनट आने में लगेंगे अभी, बट वो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे रहा है। This phenomena is called early sunrise. Now what will happen in the evening? Evening में सन आपका यहां पहुंच चुका है, it is sun, but it still appears at the higher position. अभी भी ऊपर दिखाई दे रहा है, देखने वाले को अभी यहां दिखाई देगा अगर कोई इधर से देखेगा तो, बट एक्चुअली यहां पहुंच चुका है। इट इज अगेन द डिफरेंस ऑफ 2 मिनट। अब होराइजन से नीचे चला गया, बट अभी भी ऊपर दिख रहा है, जा ही नहीं रहा, लेट हो रहा है। और लेट की इंग्लिश क्या होगी? डिले। और डिले से बन जाएगा डिलेड। क्या होना इधर? सनसेट। सो 2 मिनट ओवर हियर, 2 मिनट ओवर हियर, तो टोटल ड्यूरेशन कितना बढ़ गया आपका? 4 मिनट्स। किसका ड्यूरेशन बढ़ा? सन के वजह से डे की लेंथ बढ़ गई। तो ये क्वेश्चन कई फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है कि अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट के लिए विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल, तो आपने आंसर करना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्विंकलिंग एंड व्हाई इट हैपेंस, तो आपको बताना है कि ट्विंकलिंग मींस व्हेन द स्टार अपीयर चेंजिंग देयर brightness and their position due to atmospheric refraction. This phenomena is called twinkling of star. उसका रीजन रहेगा stars are far away. हाँ, एक और क्वेश्चन, चलो, far away and they appear to be very small. However, they are big one. बहुत बड़े होते हैं। सिंपल एग्जांपल, एरोप्लेन देखिए आप स्काई में,
ठीक है। स्काई के अंदर अगर आप एरोप्लेन देखते हैं, अभी हमारे पास कुछ ऐसे फाइटर प्लेन्स आए हैं विच आर क्वाइट फैंटास्टिक। हमारे देश की इंडियन एयरफोर्स की पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। एंड यू कैन नेम, बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर के व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइटर प्लेन। एरोप्लेन नहीं कहूंगा, फाइटर प्लेन, आपको हिंट दे दिया। तो ये चीज आपको ध्यान करनी। तो आज 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास, ठीक है। एक आपने ये बताना है कि आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहां नहीं दिखाई देगा, यू हैव टू नेम द प्लेस। वो प्लेस आपकी अर्थ के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, ये बताना है आपने। और दूसरा आपने बताना है कि लेटेस्ट जो एरोप्लेन, सॉरी फाइटर प्लेन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के लिए जो खरीदे गए हैं, एंड दे आर बेस्ट वन, फैंटास्टिक, आपने उनका नाम बताना है। सो टोटल डे की लेंथ बढ़ जाएगी 2 + 2 4 मिनट्स। फिनोमिना कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी। अब रिफ्लेक्शन के नाम पर अगर मैं और बताऊं आपको, अगर कहीं पर मान लीजिए फायर है, आग जला दी है, लोहड़ी वगैरह का एक फेस्टिवल होता है, ध्यान किया होगा आप बच्चों ने। गांव में एक और फेस्टिवल होता है, होली बोलते हैं उसे। शहरों में तो होली के नाम पर केवल रंगों से होली होती है, लेकिन गांव में बहुत सारे प्लांट वेस्ट को इकट्ठा करके एंड दे आर बर्न। और जब उसको बर्न करेंगे तो बर्न करने पर बहुत हाई फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इफ समवन इज स्टैंडिंग, एक पर्सन को यहां पर खड़ा हुआ है और वो इधर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट थ्रू फायर, थ्रू फ्लेम, थ्रू हॉट एयर। फायर को छोड़िए, थ्रू हॉट एयर। अब अगर एयर हॉट होगी तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट या वेरिएबल? एयर की डेंसिटी वेरिएबल। एयर में वेव्स, हॉट वेव्स बन जाती हैं। और अगर वेव बनेंगी तो यहां वाला ऑब्जेक्ट एक बार उसे ऊपर दिखाई देगा, एक बार नीचे दिखाई देगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी वेवरी थ्रू द फायर फ्लेम्स। फायर फ्लेम के ऊपर जो हॉट एयर होती है उसके थ्रू आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा एयर की वजह से हो रहा है। एयर की डेंसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी, यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी दिस टाइप ऑफ फिनोमिना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह पाए कि हमारे पास रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, इट चेंजेस इट्स पाथ। इससे पहले हमने प्रिज्म में पढ़ा, ये लेंस में पढ़ा है, ठीक है, वाटर के अंदर पढ़ा, अभी भी डायग्राम बनाया था, और आप लोगों ने लेंसेज के अंदर, ग्लास स्लैब, इन सभी में इसे पढ़ा। लेकिन उस सभी का रीजन क्या होता है, चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर 2 मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी एक जैसी होगी, रिफ्रैक्शन विल नॉट अकर। और हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो लेयर है, however all of them are gases, बट गैस का अमाउंट अलग है, गैस का टेम्परेचर अलग है, गैस की डेंसिटी अलग है, इसलिए ऑप्टिकल डेंसिटी बदल जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी बदलने से उनमें स्पीड ऑफ लाइट बदलती है, और इसलिए लाइट अपने पाथ को चेंज करते करते अलग अलग नेचुरल फिनोमिना लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड डिलेड सनसेट, अर्ली सनराइज जैसे फिनोमिना शो करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा स्मार्ट है, ज्यादा लेंथ नहीं है इसमें। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज अगेन गोइंग टू बी a very exciting video. Till then, enjoy your study and you have to answer me the 2 questions again. The fighter best plane जो इंडिया ने अभी परचेज किए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, and secondly you have to tell me the name of the place where we cannot observe the atmospheric reflection. Thanks all for watching the video. Enjoy your study. Stay safe, stay healthy. Thank you.